नमस्कार, मैं हूं विश्वनाथ मिश्र। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव खत्म हो गए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने इन चुनावों में भारी जीत दर्ज करते हुए समाजवादी पार्टी से काफ़ी बढ़त हासिल कर ली है। पूर्व मुख्यमंत्री और मनोनीत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आगामी 25 तारीख को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। इन चुनावों ने 35 साल के इतिहास को तोड़ा है, जब कोई प्रदेश सरकार दोबारा विधानसभा चुनाव जीतकर अपना कार्यकाल शुरू करेगी। यही नहीं, सीएम योगी आदित्यनाथ ने और कई मिथक भी अपने इस कार्यकाल में तोड़े। यानी बीजेपी सरकार बहुत अपबीट मूड में है और इतनी बड़ी जीत हासिल करने के बाद योगी कैबिनेट के संभावित स्वरूप को लेकर कयास लगना स्वाभाविक है और इसीलिए चर्चाओं का बाजार भी गर्म है। राजनीति का स्वरूप कहता है कि जातीय समीकरण और क्षेत्रीय उपयोगिता, इन सबको ध्यान में रखते हुए ही मंत्रिमंडल का गठन किया जाता है। लोकसभा चुनाव 2024 में है, उसका प्रभाव भी राजनीति में पड़ना स्वाभाविक है। अब योगी मंत्रिमंडल में कितने मंत्री होंगे, किसको कौन सा पद मिलेगा, कितने उप मुख्यमंत्री होंगे, इसको लेकर भी बाजार गर्म है, कयास लगाए जा रहे हैं। प्रदेश स्तर पर और केंद्रीय स्तर पर भी इस बारे में लगातार चर्चा हो रही है। प्रदेश में भी और केंद्र में भी सभी वर्गों को और सभी जातियों को, सभी वर्गों को समग्र प्रतिनिधित्व देने पर विचार हो रहा है। इसलिए एक बार 3 मुख्यमंत्रियों का फॉर्मूला प्रपोज किया जा रहा है, जो चर्चा में है, यूं कह सकते हैं। पिछले कैबिनेट में दो मुख्यमंत्री थे, लेकिन इस बार 3 मुख्यमंत्रियों का कॉन्सेप्ट चर्चा में है। केशव प्रसाद मौर्य, जो काफ़ी वोकल उप मुख्यमंत्री थे, वो इस बार सिराथू सीट से अपना विधानसभा चुनाव हार गए हैं, लेकिन उनके राजनीतिक भविष्य को लेकर उठाए जा रहे सवाल पर भी प्रश्न चिन्ह लग रहा है कि क्या इस हार के बाद उनको राजनीतिक रूप से परित्याग कर दिया जाएगा, किनारे किया जाएगा, या उन्हें पुनः उप मुख्यमंत्री का पद से नवाजा जाएगा। तो इस पर 2 मत नहीं हैं कि बीजेपी, प्रदेश बीजेपी कम से कम केशव प्रसाद मौर्य को फिलहाल किनारे करने के मूड में नहीं है। 2017 के विधानसभा चुनावों में केशव प्रसाद मौर्य एक बड़े ओबीसी नेता के रूप में उभरे थे। उनकी लीडरशिप में प्रदेश बीजेपी ने ऐतिहासिक जीत हासिल की थी। ऐसे में इस विधानसभा चुनाव में अपना सीट हारने के बाद भी उनका उप मुख्यमंत्री पद पर बने रहने की संभावना काफ़ी ज़्यादा नजर आ रही है। रही बात दूसरे मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा की, जो प्रदेश में ब्राह्मण चेहरा के रूप में लाए गए थे, तो उनकी संभावना बहुत कम है, या यूं कहें नगण्य है। उनको हटाए जाना लगभग सुनिश्चित है। उनकी उनकी सक्रियता नहीं रही है, लगभग नहीं के बराबर रही है, और लो प्रोफाइल रहने के कारण, साथ ही उस ब्राह्मण वर्ग की जिसको एकाग्र करने के लिए उनको लाया गया था, जहाँ या जिस ब्राह्मण वर्ग का उन्हें फेस माना गया था, उसमें भी उनकी पैठ बहुत अच्छी नहीं रही है। तो इस परिस्थिति को देखते हुए उनका हटाया जाना लगभग निश्चित लग रहा है। तो अब उनके हटाए जाने के बाद कौन बीजेपी में कौन चेहरा हो सकता है, उसमें सबसे जो आगे नाम आ रहा है वो ब्रजेश पाठक का है। कभी बीएसपी के ब्राह्मण चेहरा रहे ब्रजेश पाठक, यूपी बीजेपी में ब्राह्मणों के लिए काफ़ी काम करते हुए नजर आए। स्पेशली इस चुनाव में भी उनकी सक्रियता बहुत देखने को मिली, इसलिए उनके उप मुख्यमंत्री बनने की भी काफ़ी चर्चाएं हैं। अगला जो नाम है वो बेबी रानी मौर्य, उत्तराखंड की पूर्व राज्यपाल,
जिन्हें इन चुनावों से ठीक पहले राज्यपाल पद से इस्तीफा दिलाकर आगरा से विधानसभा चुनाव लड़ाया गया। बेबी रानी मौर्य मूलतः जाटव समाज से आती हैं। उत्तर प्रदेश की राजनीति में जाटवों का बहुत बड़ा योगदान है और यह बहुत बड़ी उपस्थिति है, और एक ऐसे समय में जब राजनीतिक रूप से मायावती, जो जाटवों की सर्वमान्य नेता मानी जाती थी, जब उनका राजनीतिक अवसान हो रहा हो, ऐसे में बेबी रानी मौर्य का उत्थान करना, उनको उचित पद देना, उनको गरिमामयी पद पर बीजेपी द्वारा आसीन करना बहुत बड़े राजनीतिक निहितार्थ की ओर इंगित करता है। इसलिए बेबी रानी मौर्य का उप मुख्यमंत्री पद पर पदासीन होने की पूरी संभावना नजर आ रही है। एक चौथा नाम भी जो चल रहा है, कब पूर्व आईएएस रहे ए.के. शर्मा और वर्तमान में एमएलसी, उन्हें उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक सक्रिय भूमिका निभाने के लिए भेजा गया था। लेकिन वर्ष बीत जाने के बाद, एक कार्यकाल का थोड़ा समय बीत जाने के बावजूद ए.के. शर्मा संगठन में तो कार्य कर रहे थे, परंतु सरकार में अब तक उनका उपयोग नहीं हुआ था। तो एक वर्ग या एक धाड़ा पार्टी में यह भी मानता है कि शायद ए.के. शर्मा को कोऑर्डिनेशन और अपने अनुभव को आम जनता के हित में उपयोग करने के लिए उनको उप मुख्यमंत्री के रूप में स्थापित किया जा सकता है। इससे पार्टी को दो लाभ होंगे। नंबर एक बहुत अनुभवी वरिष्ठ अधिकारी होने के नाते ए.के. शर्मा को बहुत बड़ी बड़ी परियोजनाओं का क्रियान्वयन और उसको एंड तक लाने का बड़ा अनुभव है, यानी उन्हें उस ब्यूरोक्रेसी से काम कराने का एक बड़ा अनुभव है। उसका लाभ बीजेपी उत्तर प्रदेश में करा सकती है। दूसरा, एक कोऑर्डिनेशन, स्टेट बीजेपी और पीएमओ के बीच में एक कोऑर्डिनेशन का काम भी ये कर सकते हैं। इसलिए ए.के. शर्मा का नाम भी लिया जा रहा है। हालांकि ए.के. शर्मा मूल रूप से राजनीतिज्ञ नहीं हैं, लो प्रोफाइल व्यक्ति हैं। राजनीतिज्ञों की भांति न उनकी भाषा है, न उनकी बॉडी लैंग्वेज है, लेकिन यह ज़रूर है कि उनकी कार्य करने की क्षमता अप्रतिम है और राजनीतिज्ञों से, जो वर्तमान राजनीतिज्ञ हैं, उनसे बहुत बेहतर है। तो वो एक रूप में अगर राजनीतिक नज़रिया छोड़ दें तो वो स्टेट बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ा एसेट हो सकते हैं। फिलहाल अब किसको प्रदेश बीजेपी उप मुख्यमंत्री के पद पर बिठाती है और कैबिनेट का क्या स्वरूप होगा, ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन इतना निश्चित है कि बेबी रानी मौर्य और केशव मौर्य के साथ इन दोनों नामों की पूरी संभावना है, जिसमें ब्रजेश पाठक और ए.के. शर्मा शामिल हैं। फिलहाल आज के लिए इतना ही। मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।